नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा, दया और शांति का संदेश दिया, जिन्हें दुनिया एक बुद्धिस्ट मोंक के रूप में जानती है, लेकिन उनका जीवन एक देश के लिए संघर्ष का प्रतीक बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 दलाई लामा की। तो चलिए शुरू से जानते हैं दलाई लामा की पूरी स्टोरी। अब पहला क्वेश्चन है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या इनका नाम दलाई लामा है? तो इसका आंसर है नहीं, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा कोई नेम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल टाइटल है जो तिब्बतन बुद्धिज्म के सबसे बड़े गुरु को दिया जाता है। दलाई लामा का मतलब क्या है? दलाई एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है समुंदर, और लामा एक तिब्बतियन शब्द है, इसका मतलब है गुरु यानी टीचर। इसका अर्थ होता है ओशियन ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का समुंदर। दलाई लामा को तिब्बतियन बुद्धिस्ट एक लिविंग बोधिसत्व मानते हैं जो कंपैशन यानी करुणा के देवता के अवतार होते हैं। अब क्वेश्चन है कि दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं? इसका आंसर है तिब्बतन बुद्धिस्ट का मानना है कि दलाई लामा एक ही आत्मा के पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ का सिलसिला है। जब एक दलाई लामा मर जाते हैं तो उनकी आत्मा फिर से जन्म लेती है एक नए बच्चे के रूप में। इसी नए बच्चे को अगला दलाई लामा बनाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि दलाई लामा को कैसे चुना जाता है? इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। दलाई लामा की डेथ के बाद कुछ महीने तक शांति और प्रार्थना का समय होता है। ये समय मॉन्क्स यूज करते हैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। फिर हाई लामाज और तिब्बतन गवर्नमेंट की कमेटी बनती है, एक सर्च कमेटी बनाई जाती है जिसमें टॉप हाई लामाज यानी सीनियर मॉन्क्स और तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। ये लोग नए दलाई लामा को ढूंढने की जिम्मेदारी लेते हैं। फिर वो न्यू दलाई लामा को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सीनियर तिब्बतन मॉन्क्स मेडिटेशन, ड्रीम्स और कुछ स्पिरिचुअल साइंस पर ध्यान देते हैं। कभी कभी दलाई लामा खुद अपनी मौत से पहले कुछ हिंट्स छोड़ जाते हैं। एक लेक है लामो लात्सो, वहां ध्यान लगाया जाता है हाई लामा के द्वारा। फिर क्लूज मिलते हैं जिससे जैसे कि किसी गांव का नाम, डायरेक्शन या कोई चीज। जब दलाई लामा की बॉडी को जलाने पर धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, इस चीज को भी नोटिस किया जाता है। फिर साइंस के बेस पर एक एरिया जैसे कोई गांव या कोई रीजन चूज होता है। फिर वहां के 2-3 साल के बच्चों को देखा जाता है जिसमें दलाई लामा का पुनर्जन्म हो सकता है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके साथ कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उनके सामने पुराने दलाई लामा की चीजें रखी जाती हैं जैसे माला, स्टिक, कपड़े या कुछ दूसरे आइटम्स रखे जाते हैं। अगर बच्चा सही चीजें पहचानता है तो उसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मान लिया जाता है। एक और तरीका है जिसे गोल्डन अर्न ट्रेडिशन कहा जाता है। इसमें अगर ज्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनके नाम को एक गोल्डन कलश में डाला जाता है और एक नाम को रैंडमली निकाला जाता है। लेकिन अब ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है क्योंकि इसमें इन लोगों को डर है कि चाइना इसमें गड़बड़ कर सकता है। अब आते हैं हम तेंजिन ग्यात्सो यानी कि प्रेजेंट दलाई लामा की कहानी पर। 6 जुलाई 1935 को एक छोटे से तिब्बतन गांव ताकसेर में एक किसान परिवार में एक लड़का पैदा होता है। नाम था लामो थोंडुप। जब 13th दलाई लामा का देहांत हुआ तो मोंक्स ने लामो लात्सो लेक पर मेडिटेशन किया और कुछ साइंस देखे। इस लेक को लेक ऑफ विजन कहा जाता है। इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं ये लोग। वहां उन मॉन्क्स ने मेडिटेशन में देखा एक घर जिसका छत नीला था और उसके पास एक रोड थी जो नॉर्थ ईस्ट तिब्बतन रीजन में था। सर्च टीम ने वहां एक बच्चे को ढूंढा जिनका नाम था लामो धोंदुप, जो एक छोटे फार्मर फैमिली में पैदा हुआ था। जब उस बच्चे को दलाई लामा की पुरानी चीजें दिखाई गई तो उसने तुरंत सारी चीजें पहचान ली। इस टेस्ट के बाद उनको 14th दलाई लामा डिक्लेयर किया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। 4 साल की उम्र में उनको लासा ले जाकर ऑफिशियल सेरेमनी हुई और उनका नाम रखा गया तेंजिन ग्यात्सो, जिसका हिंदी में मतलब है ज्ञान का समुंदर। दलाई लामा बनने के बाद उन्होंने अपनी परिवार से अलग होकर पोताला पैलेस में रहना शुरू किया। ये वही महल है जहां पहले के दलाई लामाज रहते थे। वहां उन्होंने बुद्धिज्म की गहन पढ़ाई की, लॉजिक, ध्यान, स्क्रिप्चर्स, फिलोसफी सब कुछ सीखा। उनका लक्ष्य था एक बुद्धिस्ट स्कॉलर बनना। फिर क्या होता है 1949 में जब
चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है चाइना में, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि तिब्बत उनका हिस्सा है। फिर 1950 में चाइनीज आर्मी तिब्बत में घुस गई। इससे पहले 14 दलाई लामा की स्पिरिचुअल ताजपोशी 1940 में हो चुकी थी, लेकिन तिब्बत के ट्रेडिशन के हिसाब से दलाई लामा यूजुअली 20 इयर्स की एज में पॉलिटिकल पावर संभालते हैं, मतलब वो तभी पूरे देश के लीडर बनते हैं। लेकिन जब 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। इसलिए दलाई लामा को उनकी एज से काफी पहले सिर्फ 15 साल की उम्र में ही पॉलिटिकल हेड बना दिया गया। नॉर्मली ये जिम्मेदारी उन्हें बाद में मिलती, लेकिन इमरजेंसी की वजह से उन्हें पावर जल्दी दे दी गई। 1956 में दलाई लामा भारत आए थे क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध के एनलाइटनमेंट के 2500 साल पूरे होने की सेलिब्रेशन हो रही थी। इस इवेंट में कई सारे बुद्धिस्ट लीडर्स और फॉलोअर्स को दुनिया भर से इनवाइट किया गया था और दलाई लामा को भी स्पेशली इनवाइट किया गया था। लेकिन जब दलाई लामा सेलिब्रेशन के बाद वापस तिब्बत गए तो वहाँ की सिचुएशन और भी खराब हो गई। चाइना का कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। फिर मार्च 1959 में तिब्बत के कैपिटल लासा में एक बहुत ही टेंशन भरा माहौल था। चाइनीज आर्मी ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था और दलाई लामा को एक चाइनीज जनरल की तरफ से डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन शर्त यह थी कि वो बिना अपने बॉडीगार्ड्स के आए। इस बात ने दलाई लामा और उनके एडवाइजर्स को शक में डाल दिया कि ये एक किडनैपिंग की साजिश हो सकती है। 10 मार्च को लासा के हजारों लोग दलाई लामा के पैलेस के बाहर जमा हो गए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। शहर में प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गए और चाइनीज आर्मी ने दलाई लामा के पैलेस पर सेलिंग भी की। इस बीच दलाई लामा ने स्टेट ओरेकल से सलाह ली, जिसमें ओरेकल ने उन्हें तुरंत भाग जाने का सिग्नल दिया। फिर 17 मार्च की रात दलाई लामा ने एक भेष बदला और कुछ विश्वसनीय लोगों जैसे फैमिली मिनिस्टर्स और बॉडीगार्ड्स के साथ पैलेस से चुपके से निकल गए। रात के अंधेरे में हिमालय के कठिन रास्तों पर वो लोग सिर्फ रात को ही सफर करते थे और दिन में छुपे रहते थे ताकि चाइनीज पेट्रोल से बच सके। उन्होंने मोनेस्ट्रीज और लोकल रेजिस्टेंस फाइटर्स की मदद से रास्ता तय किया। 15 दिन तक वो लोग हिमालय की बर्फीली वादियों, नदी और घाटियों से होकर चलते रहे। न उनके पास जीपीएस था, न नक्शा था, सिर्फ बौद्ध साधु की शांति और आत्मविश्वास था। कई जगह पर चीनी सैनिकों से वो बाल बाल बचे। उनके पास एक नकली आईडी थी जिनमें लिखा था ताशी तेंदुपू। ये सफर लगभग 15 दिन तक चला और वो 31 मार्च 1959 को उनका दल अरुणाचल प्रदेश के बमुला पास के रास्ते से भारत में आ गए। जब वो भारत पहुंचे तो उनके पहले शब्द थे, अब मैं आजाद हूँ लेकिन मेरा देश कैद है। तो पंडित नेहरू ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दी और धर्मशाला जो हिमाचल में है उनको घर दिया गया। पहले वो मसूरी में रहे, फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिफ्ट हो गए। दलाई लामा ने मसूरी और बाद में धर्मशाला में तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, जिससे तिब्बतन को एक नई पहचान और लीडरशिप मिली। इस गवर्नमेंट का मेन फोकस था रिफ्यूजीज की बसावट, एजुकेशन और तिब्बतन कल्चर को बचाना था। लगभग 80,000 तिब्बतन रिफ्यूजी के लिए रहने, पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था की गई। दलाई लामा ने इंडियन सरकार के साथ मिलकर स्कूल्स, मोनेस्ट्रीज और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनवाए। तिब्बतन एजुकेशन सिस्टम का पुनर्निर्माण दलाई लामा ने किया। दलाई लामा ने तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 1959 और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज 1967 की स्थापना की ताकि तिब्बतन बच्चों को अपनी भाषा, इतिहास और धर्म की एजुकेशन मिल सके। चाइनीज ऑक्यूपेशन के बाद तिब्बत में बहुत मोनेस्ट्रीज तोड़ दी गई। दलाई लामा ने एक्साइल में इन्हें दोबारा इस्टेब्लिश करवाया ताकि तिब्बतन बुद्धिज्म और कल्चर को जिंदा रखा जा सके। फिर 1963 में दलाई लामा ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल की स्थापना की। फिर 2001 में तिब्बतन अपने पॉलिटिकल लीडर को डायरेक्ट वोट करके चुनने लगे। फिर 2011 में दलाई लामा ने अपनी पॉलिटिकल पावर वॉलेंटरी छोड़ दी और सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर बन गए। धर्मशाला में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें 80,000 से ज्यादा तिब्बतन मनुस्क्रिप्ट्स
है। ये लाइब्रेरी तिब्बतन कल्चर, धर्म और इतिहास का एक बड़ी रिसोर्स है। दलाई लामा ने यूनाइटेड नेशंस में तिब्बत के हक की अपील की, जिसे 1959, 1961 और 1965 में यूएन ने चाइना को तिब्बतन के ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने की रेजोल्यूशंस पास किए। ये जो इमेज है स्क्रीन पे, ये व्हाइट हाउस की है जब वो बराक ओबामा से मिले थे। दलाई लामा ने पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा, दया और धर्मों के बीच संवाद का संदेश दिया। इसके लिए उन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज मिला और कई देशों से 100 से ज्यादा अवार्ड्स, ऑनररी डॉक्टरेट्स और सम्मान मिल चुके हैं उनको। ये इमेज उनकी यूरोपियन पार्लियामेंट फ्रांस की है। दलाई लामा ने 100 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, जिनमें स्पिरिचुअलिटी, बुद्धिज्म, कंपैशन, हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस पर फोकस किया गया है। उनकी कुछ मशहूर बुक्स हैं, जैसे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम इन एग्जाइल, एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियम, माई लैंड एंड माई पीपल, द यूनिवर्स इन ए सिंगल एटम। दलाई लामा ने हमेशा कहा कि अगर बुद्धिज्म की कोई बात साइंस के खिलाफ हो तो बुद्धिज्म को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा अगर साइंस और बुद्धिज्म में विरोध हो तो बुद्धिज्म को समय के साथ इवोल्व होना चाहिए। उनका मानना है कि साइंस और धर्म दोनों सच्चाई की खोज है। उन्होंने एक बुक लिखी थी द यूनिवर्स इन ए सिंगल एटम, जिसमें उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का कनेक्शन बताया। दलाई लामा ने कहा कि करुणा हमें खुशी देती है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुद का दुख कम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट दलाई लामा है उनकी 6 जुलाई 2025 को 90 की एज हो गई है। तो दलाई लामा ने कंफर्म किया कि उनका सक्सेसर जरूर होगा और दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू रहेगी। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि सक्सेसर को चुनने का पूरा अधिकार सिर्फ उनके गार्डेन होंद्रांग ट्रस्ट के पास है और चाइना या कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चाइना ओपनली क्लेम करता है कि दलाई लामा के सक्सेसर को चुनने का फाइनल अधिकार सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। चाइना अपने रूल्स जैसे गोल्डन अर्न प्रोसेस के थ्रू अपना दलाई लामा अपॉइंट करने की तैयारी में है, ताकि तिब्बत पर उसका कंट्रोल और मजबूत हो। इंडिया और वेस्ट दलाई लामा के स्टांस को सपोर्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि सक्सेसर का चुनाव सिर्फ दलाई लामा और तिब्बतन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि चाइना के दबाव में। दलाई लामा ने यह भी कहा है कि उनका सक्सेसर किसी फ्री कंट्री जैसे इंडिया में पैदा हो सकता है और एग्जाइल कम्युनिटी को चाइना के कैंडिडेट को इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि जरूरत पड़ने पर वो सक्सेसर का नाम अपनी जिंदगी में ही अनाउंस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें 2 दलाई लामा देखने को मिले, एक दलाई लामा के ट्रस्ट द्वारा चुना गया और दूसरा चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया। दलाई लामा ने अपने 90th बर्थडे पर यह भी कहा कि वो 130 साल तक जीने की आशा रखते हैं, ताकि सक्सेशन का इश्यू अभी तुरंत ना आए, लेकिन उन्होंने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग रखने की बात दोबारा दोहराई है। फिलहाल दलाई लामा और उनका ट्रस्ट इस मुद्दे पर पूरी अथॉरिटी रखने पर जोर दे रहे हैं, जबकि चाइना अपने पॉलिटिकल पावर से प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहता है। ये मुद्दा अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और आगे भी इंटरनेशनल अटेंशन का सेंटर बना रहेगा।